आज हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो बेसिकली क्या है ये ईपीएफ एंड क्या है ईपीएफ स्कीम, समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका नाम है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लोग फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में और प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि वो जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो उनके पास सैलरी आती है, पैसा आता है। लेकिन जब वह काम करना बंद कर देते हैं तो उनकी सैलरी आना, पैसा आना बंद हो जाता है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने सोचा कि भाई जब तक इनका हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक शरीर सही से काम कर रहा है, तब तक तो पैसा आ रहा है। जब ये बुढ़ापे की उम्र में पहुंचेंगे तब क्या पता किसी का बेटा अच्छा निकले या संतान अच्छी ना निकले, तब उस समय के लिए इनके लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि इनका बुढ़ापे का समय अच्छे से गुजर सके। और आप सभी समझते होंगे कि पैसा आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है। पैसा है तो हम बहुत सारे कामों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पैसा है तो खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट ईपीएफ लाई। अब ईपीएफ जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ए सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन, यह एक सामाजिक कल्याण के लिए एक कानून है। आपने देखा होगा कि हमारा भारतीय संविधान भी इसी तरीके से बनाया गया है कि जिससे समाज का कल्याण हो, भारत के नागरिकों का कल्याण हो। तो संविधान, भारत देश आज़ाद हुआ, संविधान बना तभी उसके बाद ही ईपीएफ को लाया गया। तो ईपीएफ जो आया था उससे पहले एक ईपीएफ का ऑर्डिनेंस आया था 1951 में। उसके बाद यह 1952 में इसका एक्ट बन के आया। इनेक्टमेंट ऑफ द ईपीएफ ऑर्डिनेंस वाज इन 1951, लेटर रिप्लेस्ड बाय द ईपीएफ फंड्स एक्ट 1952। तो समझते हैं कि क्या ईपीएफ है, किस तरीके से यह कर्मकारों के लिए, जो कर्मचारी हैं उनके लिए कैसे फ़ायदा कर सकता है और क्या इसके प्रोविजंस हैं, कैसे यह बनाया गया है। तो बेसिकली इसका पर्पज़ है कि टू प्रोवाइड मॉनिटरी असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ लेस देन सैलरी 15,000। देखिए समझिए, यह एक मॉनिटरी यानी कि पैसे की सहायता प्रदान करता है उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। अब इसका पहले क्राइटेरिया था कि 6500 रुपये या उससे कम जो कोई एम्प्लॉय पाता है उसको ये ईपीएफ का फ़ायदा मिलता था। लेकिन अभी के लिए ये है कि जो एम्प्लॉय 15,000 या उससे कम सैलरी पाता है उसको ईपीएफ का फ़ायदा मिलता है। ये बेसिकली इसमें कहा गया है कि क्या ईपीएफ है, क्या पीपीएफ है, क्या एनपीएस है। मैं बता देता हूँ। पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, और पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ईपीएफ वह उनको मिलता है जो एम्प्लॉयज होते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते हैं। पीपीएफ एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें कि पब्लिक अपना खुद का एक अकाउंट खुलवा करके उसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर सकती है और एक समय के बाद में उसको निकाल सकती है। एनपीएस बेसिकली ये है कि नेशनल पेंशन स्कीम है, एक निश्चित समय तक आपको उसमें पैसा जमा करना है, उसके बाद जब वो समय पूरा हो जाए तो आपको पेंशन मिलती रहेगी उसमें से, और उसका ब्याज दर भी मिलता है। अब देखिए, इसमें बताया गया कि क्या एप्लीकेबिलिटी है ईपीएफ एक्ट की, यानी कि कहाँ कहाँ ये लागू होगा, कैसे कैसे लागू होगा। तो ईपीएफ एक्ट का सेक्शन 1 कहता है कि एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज वेयर 20 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि यह उन सभी फैक्ट्रीज पे अप्लाई होगा जहां पर 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। Established स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 वेयर 20 और मोर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड, ये स्पेसिफाइड है, यानी कि ये बताया गया है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में बताया गया है कि जहां पर 20 या अधिक उससे कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए ये लागू होगा। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच 20 और मोर आर एम्प्लॉयड फॉर थिएटर्स इट विल बी 5 और मोर। अब देखिए समझिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कोई भी एक ऐसी जगह है जहां पर 20 से कम कर्मचारी हैं, 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि यहां पर भी ईपीएफ लागू होना चाहिए तो वहां पर भी होगा। अब आपने देखा होगा थिएटर्स में ईपीएफ एक्ट 5 या उससे अधिक कर्मचारियों पर लागू होगा, ये थिएटर के लिए लिखा गया है इसमें। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईपीएफ एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई लेस देन 22 months prior notice once the act is applicable it will continue even if employees strength falls down below 20। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पर कहे कि यहाँ पर 20 से कम कर्मचारी हैं तो वहाँ पर ईपीएफ एक्ट लागू होगा। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है
कि गवर्नमेंट को कम से कम 2 महीने के पहले नोटिस से कहना पड़ेगा, तभी वहाँ पर लागू होगा। जैसे गवर्नमेंट को किसी एक फैक्ट्री पे लागू करवाना है और वहाँ 14 से 15 एम्प्लॉयज़ हैं, तो गवर्नमेंट आज अगर नोटिस निकालेगी तो इसके 2 महीने बाद वहाँ पर ईपीएफ एक्ट लागू होगा। इट विल कंटिन्यू इवन इफ एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ फॉल्स बिलो 20। अब समझिए, जैसे कि आज ईपीएफ एक्ट एक फैक्ट्री में लागू हुआ जहाँ पर 20 से ऊपर कर्मचारी हैं, लेकिन किसी कारण से उस फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ हो गए कम, कितने भी कम हो जाएं, लेकिन अगर एक बार वहाँ पर ईपीएफ एक्ट लागू हो गया तो वो लागू ही रहेगा, चाहे आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाए या कुछ भी हो। ये इसमें बताया गया है, देखिए किस तरीके से एक बूढ़ी औरत का फोटो लगाया हुआ है कि जब बुढ़ापे की उम्र में जब चले जाते हैं, शरीर काम नहीं कर पाता है, तो उस समय की जो एक व्यक्ति की नीड्स होती हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए। ये एक लेबर का फोटो लगाया गया जिसमें बेसिकली ये बताया गया कि लेबर काम करती है किस तरीके से, तो उतना ही कमा पाते हैं जिससे अपना गुजारा कर सके, लेकिन उसमें से भी वो कुछ इतना सेविंग्स कर सके जिससे कि आगे भविष्य के लिए, भविष्य की ज़रूरतों के लिए कुछ पैसा बचाया जा सके। ये बेसिकली एक गुल्लक की तरह काम करता है। ईपीएफ एक्ट एक बैंक है, एक ऐसा अकाउंट है जो एक गुल्लक की तरह काम करता है, जिसमें आप थोड़ा पैसा डालते रहते हैं और एक समय के बाद आके आप इसको निकाल देते हैं। ये प्रोविडेंट फंड है बेसिकली। अब सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 एक्ट नॉट टू अप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद लेस देन 15% एम्प्लॉयज। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वहाँ पर एक्ट जब लागू होगा तब वहाँ पर 50 या उससे अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं। अगर हम 50 से कम व्यक्ति होंगे तो वहाँ पर लागू नहीं होगा। दूसरा ये है कि एम्प्लॉयज विद मोर देन 15,000 बेसिस पर मंथ इज एन एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज ऑप्शनल। अब जैसे कि कोई 15,000 या उससे कम पा रहा है तो वहाँ पर तो ईपीएफ लागू हो रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा पैसा पा रहा है 20-21 हज़ार रुपये पा रहा है, तो वहाँ पर ऑप्शनल है, वहाँ पर ईपीएफ लागू करा भी सकते हैं और नहीं भी लागू करा सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का एक मर्जी होना चाहिए, तभी वहाँ लागू हो सकता है। अब आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट ने 15,000 का क्राइटेरिया ही क्यों रखा। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह कि जो आदमी ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा तो वो तो अपना भविष्य के बारे में सोच कर रखेगा ही, लेकिन जो बेचारा 15 ही हज़ार कमा रहा है उसमें से कितना खा पाएगा, कितना कमा पाएगा, कितना बचा पाएगा, तो उसमें से वो थोड़ा पैसा जमा करता रहता है और जितना वो जमा कर रहा है उतना ही, यानी कि 12%, 10 से 12% एम्प्लॉय उनका मालिक जमा करता रहता है और इस पूरे पैसे पे ब्याज मिलता रहता है। स्कीम्स अंडर एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या स्कीम्स आती हैं? तो प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ स्कीम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि 3 तरह की स्कीम्स हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। पहली है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम ईपीएफ 1952, ये सेक्शन 5 में डिफाइंड है। अब जो ईपीएफ फंड स्कीम है उसका बेसिकली क्या पर्पज़ है? उसका पर्पज़ है कि टू प्रमोट रिटायरमेंट सेविंग्स, यानी कि रिटायरमेंट एक निश्चित समय होती है, आपने 50 साल काम किया, 20 साल, वैसे इसमें 58 साल की उम्र दी गई है, आपने 58 साल तक की उम्र तक काम किया, उसके बाद आपने रिटायरमेंट ले लिया। तो रिटायरमेंट ले लिया तो आप अपनी उम्र में पैसा जमा करते हैं, आपका मालिक भी जमा करता है, उस पैसे पे आपको 8.25% का ब्याज मिलेगा और वो पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो जो रिटायरमेंट की सेविंग्स हैं वो ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत आती हैं। दूसरा इसमें एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस 1952, ये सेक्शन 6A में डिफाइंड है। इसमें है कि प्रोवाइड पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन, इसमें रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है, और जो पहला वाला था उसमें आपको इकट्ठा फंड मिल जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि वो रिटायर होकर के आया, उसको पैसा मिला इकट्ठा, तो वो ईपीएफ ही होता है उसमें। एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट, और ये तीसरी स्कीम है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम ईडीएलआई 1976, ये सेक्शन 6C में डिफाइंड है। ये बेसिकली है रिलीफ टू फैमिली इन केस ऑफ सडन डेथ। अब कोई घर में एक कमाने वाला है और उसने ईडीएलआई अगर हो रखा है उसका, और उसका किसी कारण से अगर डेथ हो जाती है तो वह तुरंत पैसे की रिलीफ देगी उस घर वालों को, उस फैमिली को, तो वो ईडीएलआई के अंतर्गत ही आती है। किसी कारण से उसकी अगर डेथ हो जाती है तो पैसे का हेल्प मिलेगा घर वालों को, वो ईडीएलआई के तहत ही मिलता है। अब समझिए मैंने जैसे कि 3 स्कीम्स बताई, एक तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, और एक एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, एक ईडीएलआई एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। पहला वाला है कि रिटायरमेंट की सेविंग्स, आप रिटायरमेंट तक के लिए सेविंग्स करते हो, वो उसको इकट्ठा पैसा मिल जाता है। दूसरे वाले में कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है आपको। तीसरा वाला है कि किसी कारण से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा पैसा उसके घर वालों को मिल जाता है। अब कंट्रीब्यूशन देखते हैं कैसे कैसे है। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एम्प्लॉयर को 12% का कंट्रीब्यूशन करना होता है।
12% होता है, लेकिन इसमें 10% का दे रखा है। 10% का क्या क्राइटेरिया है? एनी इस्टेब्लिशमेंट लेस देन 20 एम्प्लॉइज, एनी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी सफर फाइनेंशियल लॉस डिक्लेयर्ड बाय इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए उसकी सैलरी का 12% दे रहा है मालिक, लेकिन किन कंडीशंस में उसको 10% देना होगा? तो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री, कोई एक ऐसा बिजनेस जहां पर कि उसे फाइनेंशियली लॉस में डिक्लेयर कर दिया गया हो, तो वो 10% का कंट्रीब्यूशन करेगा। या कोई एक ऐसा, ये जैसे इसमें लिखा हुआ एनी इस्टेब्लिश्ड सफर्स फाइनेंशियल लॉस इक्वल टू देयर नेटवर्थ, और कोई एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जो कि फाइनेंशियल लॉस में चल रहा है और वो उसकी नेट वर्थ से कम पैसा कमा पा रहा है, तो वहां पर भी 10% दिया जाएगा। 10% का कंट्रीब्यूशन मालिक करेगा। और कोई ऐसी एक फैक्ट्री जहां पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इनका उत्पादन हो रहा है, वहां पर भी 10% का ही कंट्रीब्यूशन होगा। अब वहां पर 10% का गवर्नमेंट का लाने का पर्पज ये था कि गवर्नमेंट इन बिजनेसेस को ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए गवर्नमेंट वहां पर 10% का ही देती है। अब ये एम्प्लॉय का बताया गया कि एम्प्लॉय कैसे देगा? बेसिकली इक्वल और मोर टू एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है वो भैया या तो जितना उसका एम्प्लॉयर कर रहा है उतना तो उसको जमा करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर अधिक करना चाहता तो अधिक भी कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेट 12% होगा। अब ये इसमें बताया गया दोनों में कितना कितना जमा होता है। ईपीएफ बेसिकली जो पैसा हमारा जमा होता है वो 3 जगहों पर जाता है। ईपीएस में जाता है 8.33% टिल 58 एज ऑफ एम्प्लॉयज, 58 साल की उम्र तक जाता है। ईपीएफ में 3.67% जाता है और ईडीएलआई में 0.5% बाई ऑन। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज मिनिमम 5। अब इसमें ये ईपीएफ में पैसा जाता है तो उसका कुछ पैसा भी लगता है। उसमें अगर आपका या तो 500 रुपये लगेगा या 0.5% लगेगा। अगर 500 रुपये की कंडीशन में आता है तो 500 या उससे ऊपर बढ़ रहा है तो 0.5% की उसमें क्राइटेरिया में लगेगा। एडमिनिस्ट्रेड बाई एक ट्रिपेटाइट बॉडी होती है, एक ट्रिपेटाइट बोर्ड होता है, उसके द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। बेनिफिट क्या है? बेसिकली ईपीएफ के बेनिफिट ये है कि ये टैक्स फ्री होता है, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना होता इससे। दूसरा है कि इसमें इंटरेस्ट मिलता है, आपको ब्याज मिलती है, आपके पैसे पे आपको ब्याज मिलती है। तीसरा है कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। कंडीशन मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर एम्प्लॉय सर्विसेज। हाँ बेसिकली इसमें यह है कि आपको इसे पाने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विसेज कर लेनी होनी चाहिए। अब इसमें इमरजेंसी एक्सेस पार्शियल फंड्स, इमरजेंसी मैरिज, डेथ, एजुकेशन। देखिए इसमें क्या है कि आप पैसा जमा कर रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक समय के बाद आप इसमें से अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो एक पार्शियल फंड निकाल सकते हो, कुछ पैसा इसमें से निकाल सकते हैं इमरजेंसी के लिए। जैसे घर में बच्चे की शादी है, किसी की शादी है, या किसी की डेथ हो जाए, या कोई एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो आप इमरजेंसी में यहाँ से पैसा निकाल सकते हो। लॉस ऑफ इनकम, लॉस सोर्स ऑफ इनकम फॉर मोर देन 2 मंथ्स। इसका जो 5 नंबर जो 5वां पॉइंट है, इसका बेसिकली मतलब यह है कि अगर आपके किसी कारण से किसी भी व्यक्ति की जॉब चली जाती है तो ये 2 महीने तक का आपको सैलरी प्रोवाइड कराएगा। इंश्योरेंस फॉर लाइफ, ईडीएलआई, अनटाइमली डेथ। जैसे मैंने बताया था कि ईडीएलआई इसमें क्या काम करता है कि अगर किसी की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस मिलता है, उसका पैसा मिलता है। ये एनपीएस के बारे में बताया गया। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में आई थी। इसमें अगर किसी को ज्वाइन करना है तो उसकी एज 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। ऑप्शनल है, कोई ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता, मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आप इंडियन होने चाहिए, मेच्योरिटी की एज 60 साल होनी चाहिए। अब मेच्योरिटी की एज 60 साल क्यों रखी गई है? यानी कि 60 साल से पहले आप इसमें से पैसा नहीं ले सकते, यानी कि आपकी पेंशन 60 साल के बाद से मिलेगी। पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें से हम पैसा जमा कर रहे हैं तो 5 साल के बाद कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है, वेरी लो होती है। इसमें आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है पैसा, तो बहुत जल्दी इसमें से पैसा नहीं मिलता, लेकिन ईपीएफ में से बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है। अब इन्वेस्ट बॉन्ड प्लस म्यूचुअल फंड्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि आप इसमें पैसा जमा करते हो तो गवर्नमेंट उस पैसे को बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में लगाती है और उससे जब पैसा कमता है फिर उसमें से आपको पैसा देती है। ये रिस्क, हाई रिस्क है इसमें। मतलब गवर्नमेंट आप समझ ही रहे हो, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में लगा रही तो पैसा डूब भी तो सकता है, तो रिस्क हाई है इसमें। डेट लायबिलिटी 0 है। डेट लायबिलिटी को आप ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन ले रखा 4 लाख रुपए का और बैंक कहे कि नहीं हम तुम्हारा एनपीएस में से पैसा वसूल कर लेंगे, तो नहीं कर सकती गवर्नमेंट। कोई भी अगर कहीं से कोई अगर लोन ला रहा है तो ये डेट फ्री है, कोई भी लोन यहाँ से नहीं चुकाया जा सकता। टैक्स ई मतलब एग्जाम्प्ट, इसमें कोई टैक्स नहीं देना होता, ये टैक्स फ्री होती है, नो टैक्स। थैंक यू सो मच। सो ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं।